हाँ जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक हुज नेम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि पार्ट होगा हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। मेरा नाम दीपक यादव और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री और उसकी जियोग्राफिकल कंटेंट के बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में हमें 2500 बीसी और यानी कि कहीं कहीं पर ये लोग 2600 बीसी भी देखते हैं, तो 2600 बीसी से हमें देखने को मिलता है इसकी अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। बहुत सारी जगहों पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और ये एक सिग्निफिकेंट हेल्पफुल काउंटर करने की हमें एक मदद करता है कि हम जो ब्रिटिशर्स कॉलोनी ही थी वही सुपीरियर कॉलोनी है। तो ये बात को झुटलाने के लिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस ब्रिटिश कॉलोनियल नैरेटिव्स को दे सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी ही सुपीरियर कॉलोनी नहीं है। ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सर्च के बाद हमने इस बात को प्रूव कर दिया। और अगर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से जो ब्रिटिशर्स अपने एडवांटेज लिया करते थे, जैसे वाइट मैन बर्डन थ्योरी और आइडियाज, जिसकी वजह से उन्होंने 200 साल तक हमारे इंडिया पर राज किया था। एक बहुत ग्रेट इंग्लिश फिलोसफर है जिनका नाम है J.S. मिल्स, जो कि सपोर्ट करते हैं इन डेमोक्रेसी को, फ्रीडम को और प्रमोट करते हैं टॉलरेंट इंपेरियलिज्म को। अलेक्जेंडर कनिन ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 19th सेंचुरी में कई आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन किए, जो कि सारनाथ थे, और अगला जो उन्होंने एक्सकेवेशन किया था सांची का स्तूप और महाबोधि टेम्पल। इन 1921 दयाराम साहनी डिस्कवर अ यूनिट्स एंशियंट सिटी ऑफ हड़प्पा। तो दयाराम साहनी ने जो एंशियंट सिटी है हड़प्पा उसको उन्होंने डिस्कवर किया। तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिन to birth of the Indus Valley civilization is also known as the Harappa civilization. It flourished around 2500 BC in the western part of the South Asia, in the contemporary of Pakistan and Western India. तो इसकी जो फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ था साउथ एशिया से स्टार्ट हुआ था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द होम ऑफ लार्ज फोर्स एंशियंट urban civilization of like Egypt, Mesopotamia, India, and China. In 1920, Archaeological Department of India carried the excavation of the Indus Valley civilization. It's around the two old cities whose name is Mohenjo-daro और हड़प्पा were unearthed. मतलब ये पहले दब गए थे, अर्थ के नीचे चले गए थे, फिर उसको अनअर्थ किया गया। In 1924, the John Marshall, Director General of ASI, Archaeological Survey of India, ASI की full form, announced the discovery of a new civilization, Indus Valley Civilization in the world. तो 1924 में इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टर्म है उसे इस्तेमाल किया था। इंडिया, इंडस मीन्स इंडिया और वैली मीन्स वो वैली जो इंडस में पाई गई, और सिविलाइजेशन मतलब हम समझते हैं ये सभ्यता। तो अब हम बात करते हैं बेसिक फीचर की। इम्पोर्टेंट साइट के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद हम इम्पोर्टेंट साइट की बात करेंगे। पहले हम बेसिक फीचर की बात कर लेते हैं। द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट यूज बाय जॉन मार्शल, है ना। कब यूज करी थी? 1924 में। हमने यहाँ पर बात करी ना, ये जॉन मार्शल ने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म को इस्तेमाल किया था। इट इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। The Indus Valley civilization is contemporary to the Mesopotamia, ancient Egypt, and the Chinese civilization. They also have a trade evidence export through sea and the land route. अब हम बात करते हैं एक्सकेवेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडिपेंडेंस इंडिया। एक एक्सकेवेशन जो हमारे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हुए थे, कुछ कुछ एक्सकेवेशन हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हुए थे। द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ हड़प्पा ruins in the first track of the Charles Mascon book, narratives of the various genre in Baluchistan, Afghanistan and the Punjab. जो हमें ओल्डेस्ट रिकॉर्ड मिलते हैं हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के, वो हमें 1842 में एक बुक है जिनका नाम है, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिनका नाम है चार्ल्स मैसोन। उनकी बुक में हमें हड़प्पा रूनिंग साइट के बारे में पता चलता है। ये सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है। ये ओल्डेस्ट रिकॉर्ड कब मिला था हमें? 1842 में। ये जब हमारे पास जो ब्रिटिशर्स एरा थे उनका यहाँ पर रूल चला करता था। ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इज ए सिस्टमैटिक प्रॉब्लम, नॉट लाइक इंडिविजुअल प्रॉब्लम। यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम ने इंडिया में रिसर्च को प्रमोट दिया गया था।
सो 1953 में अलेक्जेंडर कनिम्बन ने हड़प्पा सिटी को विजिट किया था और उसके बाद 1921 में जो हमारे दयाराम साहनी थे उन्होंने हड़प्पा को सर्च किया था। देखो हमने बात करी हड़प्पा की साइट है, उस हड़प्पा की साइट को दयाराम साहनी में 1921 में एक्सकेवेट किया। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी ऑन द मोंटेमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान। देखो आज के समय पे ये किस रिवर के पास है, रावी रिवर के पास है और मोंटेमरी डिस्ट्रिक्ट है और जो कि पंजाब का एक पार्ट था। आज के समय पे जो हड़प्पा साइट है वो पाकिस्तान में स्थित हैगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में बात की है, जैसे सैंडी स्टोन यहाँ पर पाए गए, स्टैचूज पाए गए, ग्रेनरीज पाए गए और कुछ क्राफ्ट्स भी मिले हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें यहाँ से मिली हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद मोहनजोदारो के बारे में बात करी। मोहनजोदारो माउंट ऑफ डेथ, जो कि आर.डी. बैनर्जी के द्वारा सर्च करी गई थी 1922 में। उन्होंने मोहनजोदारो को सर्च किया था और आज के समय पे मोहनजोदारो इंदस रिवर के पास है और लाखरा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जो कि आज पाकिस्तान में है। ओके, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे स्पेशल टॉपिक के साथ। उसके बाद सुतका गेरनादोर को डिस्कवर किया गया स्टैनली ने इन 1929 में, जो कि वेस्टर्न बलूचिस्तान में प्रेजेंट है, जो कि वो भी पाकिस्तान के पास प्रेजेंट हैगा। चनहुदड़ो को सर्च किया गया था एनजी मजूमदार 1931 में, जो कि सिंध रिवर के पास है। अमरी को एनजी मजूमदार ने सर्च किया था, जो कि इंडस रिवर के पास है। कालीबंगा को गोस ने एक्सकेवेट किया था, जो कि 1954 में, और ये घग्गर रिवर के पास राजस्थान में प्रेजेंट है, ये हमारे इंडिया के अंदर आता है। ओके, लोथल आर राव, जो कि 1953 में इन्होंने सर्च किया था और जो कि जो लोथल है वो गुजरात के कुछ एरियाज में पाए जाते हैं, नियर द रिवर ऑफ गल्फ ऑफ खोम्बे। अगली जो इन्होंने जो साइट बताई जिसका नाम है सुरकोतदा, जो कि जेपी जोशी ने सर्च की थी 1964 में, आज के समय पे गुजरात में प्रेजेंट है। बानावाली इनको आर.एस. विशिष्ट ने सर्च किया 1974 में और ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ढोलावीरा ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है, जो कि आर.एस. विशिष्ट ने सर्च की एक्सकेवेट की है इन 1985 में और ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ के पास पाई जाती है। So as far more than 200 sites we have excavated and found in Indus Valley civilization. The discovery of stone inscription Indus signboard Dholavira by R.S. Visist in 1990s was the most major discovery. The second discovery was the Rakhigad site by Amanendra Nath in 1997. The most recent excavation in Rakhigadi by Vasant Sinde in 2014 and made it as the largest site of the Hadappa civilization, nearly 350 hectares. तो इन पॉइंट्स में इन्होंने ये बताया कि जो सबसे मेजर डिस्कवरी की गई है स्टोन इंस्क्रिप्शंस की, वो हमें ढोलावीरा साइट से मिलती है, जिसको सर्च किया है आर.एस. बिस्ट ने 1990 में, और ये एक मेजर डिस्कवरी मानी जाती है हमारी हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और सेकंड जो डिस्कवरी मानी गई है राखीगढ़ साइट को, जिसको अमनेंद्र नाथ ने डिस्कवर किया था, एक्सकवेट किया था 1997 में। राखीगढ़ी साइट जो कि सर्च की गई थी वसंत सिंधे के द्वारा 2014 में, और ये जो है लार्जेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि 350 हेक्टेयर मतलब 350 हेक्टेयर की लैंड पर ये स्प्रेड हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें किस किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उसके फेजेस के बारे में हम बात करते हैं। कहीं कहीं पर ये 3 फेज रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर ये लोग 4 फेज की तरह भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें 3 फेज मेंशन किए हुए हैं। पहला अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। तो हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ ग्राफ देखें तो ये ग्राफ लगभग बहुत हद तक कॉमन ऐसा दिखाई देता है। ये गुजरात वाला एरिया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम अर्ली हड़प्पन फेज, है ना, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम लेट हड़प्पन फेज, और बीच वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज।
इससे रिलेटेड जो डेट्स हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अर्ली हड़प्पन फेज स्टार्ट होती है, एक मिनट इसके हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अर्ली हड़प्पन फेज चालू होती है 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, और जो लेट हड़प्पन फेज है वो 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक काउंट की जाती है। और ओके, कहीं कहीं पर ये लोग जो है इसको 4 फेज में मेंशन करते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड प्री हड़प्पन फेज, जो कि 1300 जो 3300 बीसी है उससे पहले का माना जाता है। 3300 बीसी के बाद अर्ली हड़प्पन फेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसमें देखो अर्ली हड़प्पन स्टार्ट किया है, जो 300 बीसी से पहले का समय है उसको हम बोलते हैं प्री हड़प्पन फेज। उसके बाद अर्ली हड़प्पन फेज जो कि 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक माना जाता है, और यहाँ पर मैसिव विलेज और अर्बन सेंटर इमर्ज पाए जाते थे इस पीरियड के अंदर। फिर उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज जो कि मिडिल एरियाज में पाया जाता है, लेट और अर्ली के बीच में पाया जाता है, जिसका टाइम पीरियड 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक काउंट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर फ्लरिश इन द इंडस सिविलाइजेशन। और फिर उसके बाद लेट हड़प्पन की बात की जाए तो 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। ये लेट हड़प्पन फेज वही वाला फेज है जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन की, कि हड़प्पन साइट असलियत में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। आज के समय पे जो हड़प्पन साइट है वो स्प्रेड हो रखी है पंजाब के कुछ एरियाज में, हरियाणा के लगभग मैक्सिमम एरियाज में, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान के बहुत मैक्सिमम एरिया को ये कवर करती है, और वेस्टर्न यूपी को भी कुछ हद तक ये टच करती है। सिंस दिस सिटी आर लोकेटेड अराउंड द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, जॉन मार्शल कॉल्ड द एंशिएंट सिविलाइजेशन हुज नेम इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि जो जॉन मार्शल है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत पुरानी सिविलाइजेशन में से एक मानते हैं, और यहाँ की जो फर्टाइल्स थी बहुत फर्टिलिटी यहाँ की जो लैंड थी बहुत फर्टाइल मानी जाती थी, जिसकी वजह से लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत आराम से और शांति से रह पाते थे। The fertility of Indus Valley civilization is said that the facilitate to settle in this region, but the later the environment change caused famine and decline of the civilization. Therefore, the people moved toward the Ganga Valley. और जब लोग गंगा वैली की तरफ मूव होना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, तो हम उसको बोलते हैं पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट। पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट में जैसे महाजनपदा जैसी जो सिविलाइजेशन है वहां स्टार्ट हुई, और मगध किंगडम भी वहीं पर ही राइज हुआ आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो इसमें इन्होंने बोला कि शुरुआती तौर पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने के कारण, सूखा पड़ने के कारण इस सिविलाइजेशन का एंड होते हुए दिखा, और यहाँ के जो लोग थे वो सब लोग गंगा वैली की तरफ शिफ्ट हो गए। और गंगा वैली में शिफ्ट होने के कारण वहां पर पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट देखने को मिला, जैसे महाजनपदा और मगध किंगडम वहां पर अराइज होना स्टार्ट हो गया। मंदा इज द नॉर्थन मोस्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो मंदा वाला पोर्शन है, मंदा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो नॉर्थन मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें गुजरात से नीचे तो इसको बोलते हैं दाइमाबाद, जो कि साउथर्न मोस्ट पार्ट बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, जो कि हमारा इधर वाले एरिया में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश वाले एरिया में पड़ता है। और सुतकांगनदोर जो कि वेस्टर्न पार्ट बोला जाता है हमारे हड़प्पन साइट का, जो कि आज के समय पे पाकिस्तान या अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता होगा। मोस्ट ऑफ द सिटीज आर लोकेटेड इन अ प्रेजेंट डे इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक्सेप्टेड सोर्तगुइज विच लोकेटेड एट अफगानिस्तान, इट मे बी एज ए ट्रेडिशनल कॉलोनी ऑफ हड़प्पन साइट। सुरकाटडोडा, लोथल और कंतासी जो कि गुजरात में एग्जिस्ट करती हैं, और अल्हम्दिनो, बालाकोट और सुतका गंदोर जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। द मेजर ट्रेड साइट एविडेंस वाज फाउंड इन
सूसा और उर, जो कि मेसोपोटामियन हड़प्पन साइट का हड़प्पन रॉक्स जो होती थी उनको ट्रेड करने का ही वर्क किया करते थे। अब ये जो हमने बात बोली सूसा और उर, आगे यहाँ पर गुजरात वाले एरिया से यहाँ पर करने के बाद जो यहाँ पर जो छोटा सा एरिया पड़ता है, यहाँ पर सूसा और उर जैसी जो गुजरात के पोर्ट से हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने के कुछ एविडेंस मिलते हैं। ओके ओके तो इसके बाद मेजर एक्सकेवेशन की बात करते हैं। इसमें जो बात की होती है टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर्स की बात करें कि यहाँ पर टाउन की किस तरीके से प्लानिंग की गई थी और यहाँ पर इस टाउन्स के किस तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे। तो जो सबसे पहले टाउन प्लानिंग मिलती है वो मिलती है स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग। स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग में ऐसा हुआ करता था जैसे कि जो रूलिंग क्लास होते थे उनके लिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साइड की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो रूलिंग क्लास थे उनके पास आउन सेटल्ड हुआ करते थे, अपने खुद के स्पेशल घर रहा करते थे। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे उनके खुद के क्या होते थे, खुद के नहीं होते थे, वो ब्रिक्स के घर होते थे जिसमें जो कॉमन रिहेबिलेशन हुआ करता था, जहां पर सारे लोग एक साथ रहा करते थे। इस तरीके के हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। कौन सी साइड पे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। The remarkable thinking arrangement of the houses in the city, they have the follow grid system। और इनके पास एक जो ग्रिड सिस्टम्स हुआ करता था उसको ये लोग फॉलो किया करते थे। ओके और ये जो स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, जैसे जो रूलिंग क्लास होता था वो सियाटडेल में रहता था और जो लोअर क्लास होते थे वो एक कॉमन हाउस में रहा करते थे जो कि ब्रिक्स हाउस होते थे, उनसे वो बने रहा करते थे। सच स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द रेजिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर point out to be the possible social stratification in the Indus Valley civilization societies, or that division is not on the basis of the caste and the caste based system। तो इसमें हम लोगों ने बात करी जो डिवीजन देखने को मिलता था सियाटडेल और जो ब्रिक्स के हाउसेस देखने को मिलते थे, डिवीजन कास्ट बेस्ड सिस्टम से नहीं हुआ करता था। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि जो डिवीजन था ये स्टेटस बेस हो सकता है। लेकिन हम कुछ दूसरी साइड्स के बारे में बात करें, जैसे ढोलावीरा, तो ढोलावीरा के जो सियाटडेल थे वो पत्थरों के बना रहा करते थे और यहाँ पर मिडिल क्लास टाउन भी था जो शायद मिडिल क्लास के लिए ही स्पेशल था। ओके तो जैसे हमने बात करी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सिर्फ दो ही तरीके की डिवीजन देखने को मिलता था, एक एलियट क्लास और एक लोअर क्लास। और जो लोअर क्लास था वो पूरा का पूरा ब्रिक्स के बने हाउसेस में रहता था और एलियट क्लास और रूलिंग क्लास वो सियाटडेल्स में रहते थे। लेकिन जो डोलावीरा का जो सियाटडेल हमने देखा, तो डोलावीरा का जो सियाटडेल था वो पत्थरों से बना गया था और यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए भी स्पेशल तरीके के हाउसेस देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डोलावीरा में जो डिवीजन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें चनहुदड़ो की साइड की, तो चनहुदड़ो जो आज के समय पे पाकिस्तान में मिलता है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी सियाटडेल देखने को नहीं मिलता। ओके तो यहाँ पर लोथल देखने को मिलता है जो थोड़ा सा हाइट पे बना करता था और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। फिर हम बात करें ग्रिड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग की, द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द ग्रिड सिस्टम। ये वाली बात हमने करी थी। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट क्रॉस और ईच अदर विद द राइट एंगल। तो जो ग्रिड सिस्टम का ये मतलब होता है कि जितनी भी जो गलियां हैं वो 90 डिग्री पे काटेंगी। तो ग्रिड सिस्टम टाउन प्लानिंग में हमने आज की टाउन प्लानिंग जो हमें देखने को मिलती है, इनकी जो गलियां हुआ करती थी वो 90 डिग्री के एंगल में एक दूसरे को काटा करती थी और ऐसा माना जाता है कि इनकी गलियां कहीं पे भी जाके बंद नहीं हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी बड़ी सड़कों से जाकर मिल रही होती थी। द एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड another yet have to be the feature of the Hadappa town planning. Almost every houses of these cities are connected with the networks of the street drains. The current emphasize the sanitization under the Swachh Bharat mission underscores the furnished value of Indus Valley civilization and the town planning back in the ancient time। हाँ तो हमने बात करी ग्रिड सिस्टम में 90 डिग्री के एंगल्स की गलियां देखने को मिलती हैं और यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो पानी के निकलने का सिस्टम था, वो हर घरों से होकर एक बड़ी नालियों में जाकर मिला करता था, जो आज के समय पे हम लोग जो इम्फेसाइज कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान जैसे मिशंस को, वो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ करता था, जो कि 2600 BC में एग्जिस्ट किया करता था हमारे भारत में।
जो कि पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के एरिया जैसे जगहों पर देखने को मिलता है। तो ये एविडेंस मिलते हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चर है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये ब्रिटिश कॉलोनी से कहीं ज़्यादा आगे था। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता तो ब्रिटिश कॉलोनी हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी से बहुत ज़्यादा ऊपर होते। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर से पहले आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं कि आर्किटेक्चर्स किस तरीके के देखने को मिला करते थे। तो यहाँ पर एक ग्रेट बाथ देखने को मिलता है जो मोहनजोदारो में मिलता है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्किटेक्चर एंड द मास्टरपीस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस ग्रेट बाथ में जो मोहनजोदारो में मिला है, उसमें जो ईंटें हैं वो 6 मल्टीप्लाई 12 मीटर की साइज की हमें ये ईंटें देखने को मिलती है। और जो ग्रेट बाथ है वो पॉसिबिलिटी किसी रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। द ग्रेट गैनरी वॉज लोकेटेड एट द मोहनजोदारो and it was used to store a grenades in form of tax। तो यहाँ पर एक ग्रेट गैनरी मिली है। ग्रेनरी जैसे जहाँ पर हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, खाने की जो सामान होती है, उसको हम गैदर किया करते हैं। तो ये इस बात का सबूत हो सकता है मोहनजोदारो में कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन जैसे सिस्टम मिला करते थे। तो आर्किटेक्चर्स की बात करें, हमें यहाँ पर 2 एविडेंस मिलते हैं। पहला ग्रेट बाथ और दूसरा द ग्रेट गैनरी। और ग्रेनरी का मतलब ये हुआ करता था कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का सबूत मिलता है। और ये दोनों एविडेंस हमें मोहनजोदारो से देखने को मिलता है। अगर हम आर्ट और क्राफ्ट की बात करें तो हड़प्पा पीपल ऑल्सो हैड ए वेल डेवलपमेंट नॉलेज ऑफ द वेराइटी ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड द स्कल्पचर्स। द मोस्ट कॉमन प्रोडक्शन इज चनहुदड़ो, नागेश्वर और बालाकोट लाइक इंडस्ट्रियल टाउन। ओके, अब हम स्टोन स्कल्पचर्स की बात करते हैं। द मोस्ट ऑफ द मेल बॉडी पार्ट मेड बाय ट्रोन्सो इन अ रेड स्टोन एंड इज द मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी जो मेल बॉडी है जो कि ट्रोन्सो के द्वारा बनाई गई, उसमें उसको लाल कलर की मट्टी से बनाया गया है। ये बहुत मोस्ट फेमस स्कल्पचर माना जाता है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक बियर्डेड मैन स्कल्पचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स हैज बीन आइडेंटिफाई एज ए पॉसिबल प्रीस्ट इन एंशिएंट टाइम। The trifolic pattern show on the sculpture identicate the existence of the embroidery practice in the Indus Valley civilization। और ब्रोंज कास्टिंग की भी हमें यहाँ पर एविडेंस देखने को मिलते हैं। द ब्रोंज कास्टिंग इज आल्सो द वेरी पॉपुलर स्कल्पचर हुज नेम इज नटराज, है ना। तो नटराज की जो हमें स्कल्पचर देखने को मिलता है, ये भी यहीं पर ही ब्रोंज कास्टिंग में देखने को मिलता है। द ब्रोंज कास्टिंग इज द मोस्ट वेरी एंड पॉपुलर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दे आर हैज बीन आल्सो कंटिन्यू इन द ब्रोंज स्कल्पचर प्रैक्टिसेस and we see the similar bronze casting technique during the Chola period in 11th century। The dancing girl are found whose size is 4 inch tall, that is in त्रिभंगा पोस्चर एंड फाउंड इन मोहनजोदारो। और एक बफेलो का भी हमें एक स्कल्पचर देखने को मिलता है। गोट एनिमल एक्सेट्रा फाउंड द ब्रोंज स्कल्पचर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात करा आर्ट और क्राफ्ट की। सबसे मेन प्रोडक्शन चनहुदड़ो, नागेश्वर, बालाकोट जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से हमें देखने को मिला। स्टोन इन स्कल्पचर्स में हमें एक रेड स्टोन से बना हुआ एक मेल बॉडी का ट्रोन्सो देखने को मिलता है। दूसरा एक बियर्डेड मैन देखने को मिलता है जो पॉसिबिलिटी एक प्रीस्ट हो सकता है, एंशिएंट प्रीस्ट हो सकता है। और ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत लंबे समय तक यहाँ पर प्रैक्टिस की गई। ब्रोंज स्कल्पचर्स की बात की है तो यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल मिलती है जो कि 4 इंच लंबी है, जो कि त्रिभंगा का एक पोस्चर है और ये मोहनजोदारो से मिलता है। बफेलो का भी एक स्कल्पचर देखने को मिलता है और कई सारी बकरियां और एनिमल्स के स्कल्पचर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को मिलते हैं। टेराकोटा, अगर हम आर्ट की बात करें, टेराकोटा वर ऑल्सो फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट बट द टेराकोटा फिगर वर नॉट as much detail as bronze and stone statues। Example, Mother Goddess, toy craft and seal etc। Mother Goddess is the most famous terracotta figure found in Indus Valley civilization। The figure has adorable necklaces and the
loin clothes and gridless. The variety of seals made in terracotta, sterile, agates, copper, gold, ivory, silver, they have been recovered in the excavated site of Indus Valley civilization. ओके अगर टेराकोटा साइट्स की बात करें तो टेराकोटास में दो स्टैचू मिलते हैं, पहला मदर गोडेस और दूसरा टॉय क्राफ्ट और सील एक्सेट्रा। मदर गोडेस एक टेराकोटा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिन्होंने बहुत सारे नेकलेस पहने हुए हैं और कोइंस क्लॉथ पहने हुए हैं इन्होंने, मतलब जो लपेटे हुए कपड़े होते हैं उन्होंने मदर गोडेस ने पहने हुए हैं। द पोइट्री रिकवर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट आर व्हील मेड, और द ब्लैक एंड द रेड पोइट्री आर ऑल्सो फेमस पोइट्री इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पोइट्री की बात करी, रेड और ब्लैक कलर की जो पोइट्री थी, जो मटका था वो बहुत ज्यादा फेमस था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्रीज में यहाँ पर पाई गई। द क्लॉथ मेकिंग पिंडावाल आर ऑल्सो फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये जो क्लॉथ वैली था ये हमें हर घर में मिला करता था। कपड़े बनाने के जो तरीके थे पिंडावोल, ये हमें हर घर में मिला है। तो हम ये कह सकते हैं आज के समय पे जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं वो उस समय हर घर में आत्मनिर्भर भारत वाली जो मान्यताएं थी, जो लोगों के अंदर सोच थी, वो एग्जिस्ट किया करती थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हरप्पन वर ऑल्सो अवेयर बोट मेकिंग एंड द क्राफ्ट ऑफ क्राफ्ट एंड द बोट वर ऑल्सो सी ट्रेड एंड अदर सिविलाइजेशन। बिल्कुल हमने ये बात करी थी, हड़प्पन जो थे वो बोट मेकिंग क्राफ्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी रखा करते थे, और इनके पास सी ट्रेड रूट को भी ये लोग फॉलो किया करते थे, है ना। उर और जो हमने बात करी थी वहां तक की ये लोग अपने ट्रेड को किया करते थे। हड़प्पन ऑल्सो यूज द स्टैंडर्ड वेट मेजरमेंट विच आर ऑल्सो वर मल्टीप्लाई बाय द 16 यूनिट। इट इज सिमिलर एज द मॉडर्न वेट सिस्टम। द मॉडर्न यूनिट इज 16 आना को एक यूनिट माना जाता है ना। आज के समय पे जो 16 आना होता है उसको एक यूनिट माना जाता है। तो ये लोग भी एक मॉडर्न वेट सिस्टम को फॉलो किया करते थे, और ये मॉडर्न वेट सिस्टम 16 गुना में काउंट किया जाता था। जैसे एक यूनिट को 16 गुना में काउंट किया जाता था, और आज के समय भी जो 16 आना होता है वो एक यूनिट के बराबर होता है। Now the excavation of the Harappa site has led us to be the primarily evidence of the politics, society, economical, religious culture and the decline of the civilization। हमें जहाँ पर इस चीज के बारे में पता चलता है। तो अभी तक हमने जो यहाँ पर बात करी, इसमें हमने आज इनके अभी लास्ट समय आर्किटेक्चर्स की बात करी। ओके, आर्किटेक्चर्स में हमने ग्रेट बाथ की बात करी और ग्रेनरीज की बात करी, जहां पर ग्रेन रखे जाते थे, और ये दोनों आर्किटेक्चर्स हमें मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलते हैं। आर्ट और स्कल्पचर से रिलेटेड हमने प्रोडक्शन टाउन के बारे में बात करा, जो कि चनहुदुडो था, नागेश्वर था और बालाकोट था। स्टोन स्कल्पचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें रेड सैंडस्टोन से बना एक मेल पार्ट मिलता है टोरोंसो में। ओके, बियर्डेड मैन का एक स्कल्पचर्स मिलता है जो माना जाता है कि वो एक एंशिएंट प्रीस्ट हो सकता है। और ब्रोंज कास्टिंग के बारे में हमें पता चला, ब्रोंज कास्टिंग में हमें नटराज जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। डांसिंग गर्ल मिलती है जो कि 4 इंच लंबी है, और ये एक त्रिभंगा का एक पोस्चर है ना। और ये भी पाया गया है एक मोहनजोदाड़ो की साइड से। बफेलो का एक स्ट्रक्चर पाया गया है। कई सारे गोट्स और कई सारे एनिमल्स के यहाँ पर स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं। टेराकोटा आर्ट में हमें मदर गोडेस मिलते हैं, टॉय के कुछ खिलौने मिलते हैं और सील्स मिलते हैं। मदर गोडेस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई थी, और उन्होंने एडोरेबल बहुत सारे नेकलेसेस पहने हुए थे, और जो कोइंस, जो लिपटे हुए क्लॉथ इन्होंने पहने हुए थे। इसके साथ साथ हमने बात करी कि यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर की जो पोइट्री थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, और ये बहुत ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल किया करते थे। क्लॉथ मेकिंग की जो प्रोसेस थी वो लगभग हर घर में पाई जाती थी, जो कि सबूत मिलता है हमें, आत्मनिर्भरता का एक सबूत मिलता है कि वहां पर हर घर में लोग अपने तरीके से आत्मनिर्भर थे। हड़प्पा जो थे वो बोट मेकिंग और सी के जो रूट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर्स थे, जिसकी वजह से हमें दूसरी कंट्रीज में और दूसरे सी रूट्स के थ्रू हमें इनसे ट्रेड के एविडेंस देखने को भी मिलते हैं। और हड़प्पा जो थे वो हड़प्पा के लोग एक स्टैंडर्ड वेट मेजरमेंट को फॉलो किया करते थे, जो कि 1 यूनिट 16 यूनिट 1 यूनिट के बराबर हुआ करती थी। जैसे 16 आना 1 यूनिट के बराबर होगा, और आज के मॉडर्न सिस्टम में भी हम 16 आना को 1 यूनिट बोलते हैं। ओके,
हाँ जी। तो पिछली बार हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बेसिक फीचर के बारे में पढ़ा था। उसके जो फेजेस थे, 4 मेजर फेजेस के बारे में पढ़ा था। जो फेज थे, पहला प्री हड़प्पन था, दूसरा अर्ली हड़प्पन था, और तीसरा मैच्योर, और चौथा लेट हड़प्पन फेज। हमने बात करी थी प्री हड़प्पन फेज जो था वो 3300 बीसीई से पहले वाला फेज था, और 3300 बीसीई से लेकर 2600 बीसीई तक अर्ली हड़प्पन फेज माना जाता है। मैच्योर हड़प्पन फेज जो है वो 2600 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई तक माना जाता है, और लेट हड़प्पन फेज ये 1900 बीसीई से लेकर 1300 बीसीई तक माना जाता है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, जियोग्राफिकल लोकेशन पढ़ी थी हमने, मेजर एक्सकेवेशन पढ़े थे, और फिर इससे रिलेटेड हमने क्या बोला था, आर्किटेक्चर्स पढ़े थे, टाउन प्लानिंग पढ़ी थी, ग्रिड सिस्टम पढ़े थे हमने, है ना। टाउन प्लानिंग में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, ग्रिड सिस्टम और स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग, और आर्किटेक्चर पढ़ा था। और बस आज हम पढ़ेंगे इसके अगले आगे जो टॉपिक्स है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पन साइट्स की और इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है एक हड़प्पन, और दूसरा मोहनजोदारो, और तीसरा धोलावीरा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हड़प्पन से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द रावी रिवर इन द प्रेजेंट डे ऑफ गुजरात, इन द प्रेजेंट डे ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान। तो ये जो हड़प्पन फेस है, ये जो हड़प्पन साइट है, ये हमें रावी रिवर्स के पास मिलती है, और आज के टाइम पे पंजाब के पाकिस्तान वाले एरिया में मिलती है। इसको एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने, जो कि 1921 में एक्सकेवेट कर लिया था। रावी रिवर के पास होने से की वजह से इनका जो ट्रेड नेटवर्क था, इनके पास एक्वेटिक फूड की अप्रोच करने की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, ड्रिंकिंग वाटर था, और कल्टीवेशन के लिए भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़मीन मिल जाया करती थी पंजाब और पाकिस्तान वाले एरिया में। और द सिटी ऑफ हड़प्पन हैज़ एडिक्वेट एक्सेस टू द वाटर एंड द ईस्टर्न ट्रेड रूट। तो यही वाली बात है, इनके पास एडिक्वेट वाटर प्रेजेंट रहा करता था एक्सेस में, और इनके पास ट्रेड के रूट इस जगह पर अवेलेबल हुआ करते थे। और हड़प्पन से हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे जो कॉफिन्स थे, ब्यूरल्स के भी बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। सॉरी। अब अगर हम बात करें तो दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट साइट में मानी जाती है, जिसका नाम है मोहनजोदारो, और जो जिसको कहते हैं माउंट ऑफ डेथ। इसको सबसे पहले एक्सकेवेट किया था आर.डी. बनर्जी ने, जो कि 1922 में इन्होंने इसको सर्च किया था। द लिटरेचर मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो इज द माउंट ऑफ डेथ, जो कि मैंने यहाँ पर बात करा, माउंट ऑफ डेथ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन अ मॉडर्न डे। ये भी पंजाब के वाले जो हिस्से हैं, जो पाकिस्तान में आज के समय पे जा चुका है। तो मोहनजोदारो भी हमें पाकिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों पर देखने को मिलता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट गैनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, शीतल ऑफ पुष्पावती, स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, जो कि असलियत में एक प्रीस्ट था, और यूनिकॉर्न सील और वोवल कॉटन पीसेस। मोहनजोदारो इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इसे माना गया है। जैसे इसमें बोला ग्रेट गैनरी और ग्रीनरी, ग्रेट बाथ, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पुष्पावती, और सियाटेड स्टैचूज ऑफ द बियर्डेड मैन एंड द पीस ऑफ द वोवन कॉटन। फिर इसके बाद हमें और भी साइट्स पढ़नी है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम स्टार्ट बोले तो धोलावीरा एक इम्पोर्टेंट साइट मानी जाती है। मोहनजोदारो इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हड़प्पन सभ्यता को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हड़प्पन रावी रिवर्स के पास होती है, और इसमें बहुत सारे जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमैनिटी वाली सिविलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है, इसलिए, और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, तो इसलिए ये वाली जो सभ्यता है धोलावीरा वाली, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। धोलावीरा वाज लोकेटेड एट द रन ऑफ कच्छ, जो कि आज के समय पर गुजरात वाले एरिया में मिलता है। इट वाज रिसेंटली प्रपोज्ड बाय इंडिया। इट इंक्लूड द वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात करी। द फेमस फॉर लार्ज रिजर्वोयर एंड इलेबोरेटेड सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग।
इसमें बहुत बड़े बड़े रिजर्वेयर थे, हार्वेस्टिंग्स के बहुत सारे तरीके थे और वाटर के जितने भी बहुत बड़े बड़े रिजर्व यहाँ पर मिला करते थे। ओके, तो सम इम्पोर्टेंट साइट के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं इसकी पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटिक्स के बारे में इस पीडीएफ के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया है ना। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जो सिस्टम था। यहाँ पर जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम था ये सेंट्रलाइज लेवल पर देखा जाता था। जो पावर थी वो सेंट्रल लेवल पे ज़्यादा रहा करती थी देन कंपेयर टू द स्टेट। यहाँ पर ट्रेजरी की जितनी भी पावर थी वो स्टेट्स के पास ना होकर सेंटर के पास रहा करती थी। और हमें इस चीज़ के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते कि वहाँ पर मिलिट्री जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा करती थी। तो मिलिट्री और सोल्जर जैसे कोई भी एग्जिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में हमें किसी भी प्रकार का कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस जिसमें टेम्पल और रिलीजियस प्लेस के बारे में जानकारी मिले, तो ऐसी कोई जानकारी हमें इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने को नहीं मिलती है। और इसकी अल्टरनेटिव थ्योरी ये भी बोली जाती है कि यहाँ पर जितने भी हड़प्पन के रूलर्स थे वो मिडिविक इटालियन सिटीज से बिलोंग करते थे, जैसे फ्लोरेसेंस, विनेसा, गोनावा और मिलन एक्सेट्रा। इन स्टेट से बिलोंग किया करते थे यहाँ के रूलर्स। तो अब हम अगर बात करें इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। द एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो एग्रीकल्चर ही थी जो सबसे मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी मानी जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बर्न ब्रिक्स आर यूज फॉर द ब्लड कंट्रोल। जली हुई ईंटों का प्रयोग करते थे ताकि बाढ़ से अपनी सिविलाइजेशन को बचाया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, जैसे वीट, बार्ली, सीसम, मस्टर्ड एंड पीस वर द मेन क्रॉप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द एविडेंस ऑफ द राइस हैज बीन फाउंड इन लोथल और रंगपुर। चावल के कुछ एविडेंस भी हमें मिलते हैं जो कि लोथल और रंगपुर से हमें चावल की क्रॉप के एविडेंस मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो मोस्ट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड to raise the cotton crop and develop the cotton out of it. The evidence of Springdale wars has been found at the Mohenjo-daro, indicating about the existence of weaving. No evidence of metallic plots has been found at any site of the Indus Valley civilization. किसी भी प्रकार का कोई भी मेटल का जो खोदने का सामान हुआ करता था ऐसा कोई एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। But the evidence of plots field at Rakhikad and Kalibanga indicate the possible existence of the wooden plot and the wooden practices. मेटलिक प्लॉट्स ना मिलने का एक एविडेंस हमें कहीं पर नहीं मिलता, लेकिन राखीगढ़ की अगर हम बात करें और कालीबंगा की बात करें तो वहां पर लकड़ी के जो जमीनों को खोदने के औजार हमें मिलते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ओके, इरिगेशन के लिए ये भी कहा जाता है कि मेजर कनाल का एविडेंस नहीं मिलता। और सोर्तुगाई के अलावा लेकिन छोटे छोटे वाटर टैंक यहाँ पर जरूर थे। तो इरिगेशन के लिए इनके पास कोई भी कैनाल या फिर नहर वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं रहा करता था, लेकिन हमें सोर्तिगाई से पता चलता है कि यहाँ पर छोटे छोटे जो वाटर टैंक मौजूद थे जिसकी हेल्प से वो लोग इरिगेशन सिस्टम को easily अचीव कर पाते थे। द एविडेंस ऑफ द फील्ड एट कालीबंगा सजेस्ट दैट द इंडस people raised two crops simultaneously at the same field and the same time. एनिमल डोमेस्टिकेशंस के भी यहाँ पर प्रूफ मिलते हैं, जैसे ओक्स, बफेलो, गोट, सिप, पिग और हम्प्ड बुल वर द एनिमल रियर ऑफ द पीपल फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन. They also aware from the dog, cat, elephant, rhinos, donkeys, camels, जिसको वो अपने खेतों में जो खोदने वोदने के लिए, प्लॉकिंग करने के लिए और उनको ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया करते थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर नॉट अवेयर फॉर द हॉर्स एंड दे हैव नो कंक्लूजिंग एविडेंस हैज बीन फाउंड सो फार. तो यही वाली बात की है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो घोड़ों की जानकारी नहीं रखते थे, तो इसलिए हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से घोड़ों की कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं. टेराकोटा हॉर्स लाइक क्रिएचर एंड द हॉर्स लाइक एनिमल्स के स्केलेटन है, बट कैन नॉट से दैट इट इज द हॉर्स क्लियरली. देयरफॉर वी कैन से हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट हॉर्स सेंट्रिक. Beside the agricultural trade and commerce is also a crucial component of Harappan civilization.
इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें, द एविडेंस ऑफ द सील, यूनिफॉर्म स्क्रिप्चर एंड द वेट एंड मेजर शो द इम्पोर्टेंट ट्रेड इन द सिविलाइजेशन. लोथल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द गल्फ ऑफ खम्बाट, और trade are largely based on the barter system, and since there have no existence of the currency, the commercial link of Indus Valley civilization has traced up to the crickets and the Euphrates River in the Middle East. मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि सिविलाइजेशन शब्द का मेसोपोटामिया में इस्तेमाल किया जाता था. किस नाम से? मिलेवा, जिसमें दिलुमन, बुरैन, कुवैत, कतार, ईस्ट सऊदी, मगन, ओमान आर द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया रिकॉर्ड मेंटेन अबाउट द मेलहुआ विच आर पॉसिबली यूज्ड फॉर द इंडस वैली. हड़प्पन ट्रेडिंग गुड्स वर टेराकोटा पोट्स, गोल्ड, सिल्वर मेटल, बीड्स, सीथल्स, पेरल्स, कलर्स एंड जेमस्टोन एक्सेट्रा. सोर्तगाई लेपुलेसाई में मौजूद है, और लोथल में ये लोग कार्नलेसियस का ट्रेड किया करते थे. केतरी माइंस में वो कॉपर का इंपोर्ट किया करते थे. अफगानिस्तान में टिन, सिल्वर का इंपोर्ट किया करते थे, और साउथ इंडिया में वो गोल्ड के ट्रेड किया करते थे, और ये इस चीज़ों के लिए फेमस रहा करते थे. तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करी कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर का सोर्स था, हमने बात कर रहा था, इनका सबसे मेन एग्रीकल्चर का सोर्स था. खोदने के लिए लोग लकड़ी के औजारों का प्रयोग किया करते थे. एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिलते हैं, और टेराकोटा हॉर्स के किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मिलता. तो ये हॉर्स सेंट्रिक जो थे वो बिल्कुल भी नहीं थे. इकोनॉमिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो ये इकोनॉमिकली जो क्रॉप का ट्रेड किया करते थे, और किसी भी प्रकार की यहाँ पर करेंसी वाला सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है. वेट और मेजर्स के सिस्टम देखने को मिलते हैं यहाँ पर. और लोथल जो है वो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट माना जाता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए जाना जाता था, जो कि आज के समय पे गल्फ ऑफ खम्बाट में मौजूद है. और बस इन्होंने सोर्तगाऊ से अलग अलग चीज़ों का प्रयोग जो हमारे में ट्रेड हुआ करते थे, इसके बारे में हमने बात करी. सोर्तगाऊ से लेपलुसाई का एक्सपोर्ट किया करते थे. लोथल से कार्निलिस का ट्रेड किया करते थे. कार्निलियन का ट्रेड किया करते थे, आई एम सॉरी. केतरी माइन से कॉपर का इंपोर्ट किया करते थे. अफगानिस्तान से कई प्रकार के मिनरल्स का प्रयोग करते थे, जैसे टिन, सिल्वर के इंपोर्ट हम लोग यहाँ से किया करते थे इंडिया में. साउथ इंडिया में गोल्ड का ट्रेड हम लोग किया करते थे. सोसाइटीज भी यहाँ पर एक मेजर वो बन जाता है कि किस तरीके की सोसाइटी यहाँ पर प्रेजेंट रहा करती थी. और उसके बाद हम लैंग्वेज और स्क्रिप्चर, बुरियल मतलब दफनाने की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर उसके बाद डिक्लाइन की बात करेंगे, और फिर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा. अगर हम सोसाइटी की बात करें, द हड़प्पन सोसाइटी प्रोबेबली हैड टू बी डेवलप्ड इन द हायरार्की फॉर्मेट में ये सिस्टम चला करते थे. जैसे किसी एलियट क्लास एलियट ही रहता था, और जो पुअर क्लास है वो हरदम पुअर ही रहता था. तो इसी प्रकार जो सोसाइटी में धीरे धीरे हमने देखा कि जो गैप क्रिएट होने लग गए थे. ओके, इस तरीके की इन्होंने सोसाइटी बना रखी थी, और सोसाइटी बाद में फैशनेबल होती चली गई. उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई. रिच सेंस और रिच फेमस जो फैशन प्रयोग रिफ्लेक्ट हुआ करते थे, जैसे बीड, ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज पहनने का प्रयोग इन लोगों ने हद से मतलब किया जाता था. और उस समय अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वो लोग बहुत समय तक जो नेचर के जो भगवान हुआ करते थे, ये भगवान नेचर की पूजा किया करते थे. जैसे अर्थ की पूजा करते थे, फर्टाइल लैंड की पूजा करते थे, गोडेस की पूजा किया करते थे, सन की पूजा किया करते थे, हवाओं की पूजा करते थे. तो ये एक सबूत है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि ये लोग जो है वो नेचर फ्रेंडली और नेचर की पूजा किया करते थे. इनके कोई स्पेशल वर्शिप नहीं रहा करते. जैसे आज के समय पे हम देखते हैं हिंदू कल्चर में अलग अलग भगवानों की पूजा किया करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था. वो पीपल के पेड़ों को एक वर्शिप के तरह देखा करते थे. बस इतनी ही प्रकार की चीजें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं.
अगर हम लैंग्वेज और स्कल्पचर्स की बात करें तो एविडेंस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन रिकवर एंड टू द, तो यहाँ पर हमें जो लैंग्वेज के सोर्सेज और स्क्रिप्चर्स भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये बताया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लिखने की कला मौजूद रहा करती थी। हड़प्पन स्क्रिप्चर वाज लार्जली पिक्टोरोग्राफिकल एंड द अल्फाबेट एंड द डायग्रामेटिक सिंबल्स। तो इन्होंने ज़्यादातर जो इनके स्क्रिप्चर्स थे वो पिक्टोग्राफी थे, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। अल्फ़ाबेट्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे और डाईग्रामेटिकल सिंबल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जिनको समझ पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। द राइटिंग स्टाइल ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज द बाउस्ट्रोफिडोन। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो हम लोग हड़प्पन साइट में जो लिखने की कला है, लिखने का जो हड़प्पन स्क्रिप्चर्स है, उसको बोलते हैं हम BOUSट्रोफिडोन, DON, यह लास्ट में N है। तो बाउस्ट्रोफिडोन इसकी लिखने की कला को बोलते हैं। एंड इट इज रिटन एज अ राइट टू लेफ्ट, इसको राइट से लेके लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, एंड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं ये एक इकलौती ऐसी भाषा है जिसको राइट टू लेफ्ट भी लिखा जाता है और लेफ्ट टू राइट भी लिखा जाता है। ये दोनों तरीके से लिखे जाते हैं स्क्रिप्चर्स। इनके बोरियल प्रैक्टिस की बात करें कि ये लोग अपने जो डेड बॉडीज को था किस तरीके से दफनाया करते थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ द ब्यूरल्स इन मोहनजोदड़ो: कंप्लीट ब्यूरल, फ्रैक्शनल ब्यूरल एंड प्री क्रीमेटिक ब्यूरल। तो 3 तरीके के हम लोग ब्यूरल मिला करते थे। हम पहली बात करते हैं कंप्लीट ब्यूरल, दूसरा फ्रैक्शनल ब्यूरल और तीसरा जो है पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरल। तो जो फ्रैक्शनल ब्यूरल है जिसमें डेड बॉडी को पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था ताकि वो उनको खा ले, और जो बचे हुए शरीर को फिर दफना दिया जाता था। द मोस्ट कॉमन ब्यूरल प्रैक्टिस वाज एक्सटेंडेड इन द इनह्यूमेशन विच आर द मेनली प्रेजेंट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द हेड ऑन द नॉर्थ साइड, तो इसमें जो डेड बॉडीज को दफनाया जाता था उनका जो सर रहा करता था वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टिल्टेड रहा करता था। द एविडेंस ऑफ द वुड कॉफिन एंड द रेडिश क्लॉथ हैज बीन फाउंड एट द हड़प्पा। द पोट ब्यूरल एविडेंस हैज टू बी रिकवर फ्रॉम द सुरकोतड़ा। The practice of the double burials was privileged in the Lothal, where the male and female burials are found in the coffin. जहाँ पर फीमेल्स के जो सर पे इंजरीज देखने को मिलती है, तो हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पर सती जैसी प्रथा और रहा करती होगी। राखी गढ़ी साइट में हमें डबल ब्यूरल्स और देखने को मिलते हैं, जिसमें दोनों ब्यूरल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरीज देखने को नहीं मिलती है। द absence of widespread evidence of the double burial notations of the theory of widow sacrifice. The occurrence of the burials evidence of the articraft such bangles और ओके तो अगर हम बात करें कि दफनाने की क्या प्रतिक्रियाएं रहा करती थी यहाँ पर, तो 3 तरीके से दफनाया जाता था। पहला जो होता था वो कंप्लीट ब्यूरल। तो इस प्रोसेस में क्या रहा करता था, कंप्लीट ब्यूरल में उसे पूरी तरीके से दफना दिया जाता था। फ्रैक्शनल ब्यूरल में होता था कि डेड बॉडीज को ये लोग मरने के बाद उस आदमी को खुले में किसी पक्षी और जानवरों के पास छोड़ दिया करते थे, जिससे उसके शरीर को वो जानवर खा लिया करता था और बचे हुए अवशेषों को वो लोग दफना दिया करते थे। और एक मोस्ट कॉमन ब्यूरल प्रैक्टिस मानी जाती है कि उसमें मैक्सिमम लोगों की शरीर को इस तरीके से दफनाया जाता था कि उनका जो सर रहा करता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में और उनके जो पैर हुआ करते थे वो साउथ डायरेक्शन की तरफ उन्हें दफनाया जाता था। यह मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस रहा करती थी। और उस समय जो कॉफिन रहा करते थे, जो दफनाने की जो प्रक्रिया रहा करती थी, वो लकड़ी के ताबूतों में उन्हें दफनाया जाता था। ठीक है ना। और इसके जो एविडेंस मिलते हैं हमें वो सुरकोताडा में हमें मिलते हैं, और इसमें लाल कलर के क्लॉथ इनके ब्यूरल्स के साथ दफनाए जाते थे। डबल ब्यूरल्स के प्रमाण हमें लोथल से मिलते हैं, जहां पर मेल और फीमेल को आपस में एक साथ दफनाया गया है। जहां पर मेल बॉडी के साथ एक फीमेल बॉडी को दफनाया गया है, जहां पर मेल बॉडी के सर पे किसी भी प्रकार का कोई भी इंजरीज नहीं होता, लेकिन फीमेल के ऊपर जो है इंजरीज देखने को मिली है, जैसे हेड इंजरीज हमें देखने को मिलती है, जिसका ये सबूत हो सकता है कि उस समय फीमेल्स को सती प्रथाओं जैसी चीजें वहां पर एग्जिस्ट करती रही होगी।
राखी गढ़ी में कोई भी डबल ब्यूरल्स का कोई भी इंजरीज नहीं देखने को मिलता है। जैसे राखी गढ़ी में जितने भी प्रकार के 2 डबल ब्यूरल्स मिले हैं जिसमें मेल और फीमेल्स को एक साथ दफनाया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरीज देखने को नहीं मिलती है, जो कि ये सबूत देता है कि वहां पर विडो सेक्रीफाइस जैसी चीजों पर नेगेशन किया जाता होगा, है ना। इसका कोई एविडेंस मिलता होगा कि वहां पर जो विडो सेक्रीफाइस था उसको कम से कम किया जाता होगा या फिर नहीं किया जाता होगा, क्योंकि वहां पर डबल ब्यूरल्स में किसी भी प्रकार की कोई इंजरीज देखने को नहीं मिलती है। हैंडीक्राफ्ट की हमने बात कर ली थी। इंस्टीट्यूशन की हमने बात, रिलीजन की तो हमने बात करी कि ये लोग रिलीजियसली जो थे वो फर्टाइल गॉड की पूजा किया करते थे, है ना। और न्यूमरस सिंबल ऑफ द पैलेस एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन मेड टू द स्टोन फ्रॉम द फाउंड, जो फीमेल सेक्स के जो ऑर्गन्स हुआ करते हैं उनकी वो लोग पूजा किया करते थे। और ये जो पेड़ों की पूजा किया करते थे, जानवरों की पूजा किया करते थे, और है ना, इस तरह इनके जो पूजा करने का स्टाइल था, ये भगवानों को ज्यादा मानते थे, जो नेचर से कनेक्टेड रहा करते थे, उन भगवानों की पूजा किया करते थे। और रिलीजन में इनका कोई स्पेशल रिलीजन नहीं था, ये जमीन और नेचर के अकॉर्डिंग ही लोगों की पूजा किया करते थे। इनके इंस्टीट्यूशन की बात करें, ए वेरी फ्यू रिटन मटेरियल टू फाइंड टू द स्कॉलर्स, और हाँ, इसमें बहुत ही छोटे, बहुत ही कुछ ही हमें यहाँ पर स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टेम्पल जैसी चीजें देखने को नहीं मिला करती थी, आर्कोलॉजिकल एविडेंस देखने को नहीं मिला करते थे। तो इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पर लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पॉसिबली है कि यहाँ पर जो रूलिंग क्लास थी वो मर्चेंट क्लास रहा करती थी, जहाँ पर हमें एविडेंस नहीं मिलते किसी भी प्रकार के कोई रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से लेकर। तो अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन अराउंड 1800 BCE, बट देयर इज एक्चुअल रीजन बिहाइंड द डिमाइसेस ऑफ द स्टिल डिबेटेबल। ऐसा कहा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन एक्चुअल में 1800 BCE से होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसके रीजन जो है, इसके जो एविडेंस है वो प्योरली तरीके से ना मिलने के कारण ये आज तक एक डिबेट का कारण बना हुआ है। कुछ थ्योरी बताते हैं कि जो आर्यन का इन्वेजन हुआ उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, और in later culture there is the Indus Valley civilization found which suggests that the civilization did not appear to the sudden। हाँ, तो इन्होंने बोला कि इनके तुरंत इन्वेड होने से इनका सिविलाइजेशन खत्म नहीं हो सकता था, इस तरीके की ये बात फिर से डिबेटेबल हो जाती है। कुछ बात बोली जाती है कि एक नेचुरल फैक्टर माने जाते हैं, जैसे जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेक्निक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, अर्थक्वेक जैसी चीजें हो सकती है, बाढ़ जैसी चीजें हो सकती है, जो रेनफॉल चेंज होने के कारण वहां पर सूखा पड़ गया जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन हमें डूबता हुआ दिखाई देगा, और रिवर का जो फ्लो था उसके चेंज होने के कारण भी इसके डिक्लाइन का कारण माना जाता है, और ड्यू टू द कंबाइन ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड द स्लो इनवेटिबल कॉजेज। हाँ, तो नेचुरल कोज भी माना जा सकता है और स्लो इनविटेबल कोजेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उठी होगी जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसके डिक्लाइन का कारण रहा होगा। इन्होंने खुल के अगर कोई एविडेंस दिया है तो वो है आर्यन इन्वेजन। तो आर्यन इन्वेजन कहा जाता है कि अगर आर्यन इन्वेजन होता तो सडनली ये चीजें इतनी बुरी तरीके से खत्म नहीं होती, इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो इसलिए जो इसकी जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आज तक डिबेटेबल माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो सक्सेसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो मॉडर्न समय में महाजनपदा में जाकर एग्जिस्ट होने लगे थे 1500 BCE में। और बट अनलाइक इंडस सिविलाइजेशन वाज लार्जली ए विलेज डोमेस्टिक सोसाइटी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक विलेज डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, जिसके जो हमें एविडेंस ये कहा जाता है कि यहाँ पर सूखा पड़ जाने के कारण ये इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ मैक्सिमम लोग मूव हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड होता हुआ हमें दिखाई दिया। क्योंकि नेचर के कुछ नेचर चेंजेस होने के कारण, नेचुरल डिजास्टर होने के कारण ज्यादातर लोग ये लोग इंडो गंगेटिक प्लेन की तरफ आ गए, और प्लेन में आने के बाद
महाजनपदा जैसी सिविलाइजेशन हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिली आने वाले समय में, और इसकी एग्जिस्टेंस हमें 1500 BC से देखने को मिली थी। तो 1500 BC से हमें वैदिक कल्चर की स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद स्टार्ट हुई थी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी खत्म होता है। थैंक यू।